welcome to the NDTV Auto Show. I'm your host Mugdha Mishra and this is a very special episode. This is our 50th episode. Small beginnings, but we have a lot of very interesting content planned for you. So there's a lot to look forward to. I hope you will continue to give us your support. Now, let's talk about today's show. First up is Tata Motors' newest launch, Harrier.EV. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस आर वाचिंग एनडीटीवी ऑटो। मैं हूं मोहित भारद्वाज और ये है टाटा हैरियर ईवी। फाइनली लॉन्च हो गई है। कीमतें शुरू होती हैं 21.49 लाख रुपीस से और गाड़ी की बुकिंग शुरू हो जाएगी जुलाई 2 से। डिजाइन के मामले में बड़े चेंजेस हैं। एक नई क्लोज्ड ऑफ ग्रिल और एक ये 2D लोगो मिल जाता है जहाँ पे क्रोम का नहीं वाइट थीम का इस्तेमाल किया गया है। जो बम्पर है ये भी नया है। यहाँ पर आपको काफी डिजिटल इंस्पायर्ड वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं जैसे कि हमने हैरियर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में भी देखे थे। अब साइड्स की ओर आपको नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो जो 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं दे कम विद एरो इन्फ्यूज्ड एलिमेंट्स फॉर बेटर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। इस गाड़ी में आपको ड्यूअल मोटर सेटअप मिलता है, एक मोटर आगे के एक्सल पर, एक पीछे के एक्सल पर, और आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाती है। अब पीछे की ओर आपको कुछ खास चेंज नहीं दिखाई देगा, बट दिस बम्पर इट इज स्लाइटली रिवाइज, लेकिन यहाँ पर भी बिकॉज दिस इज एन एक्सेसराइज वर्जन तो आपको थोड़े से इंसर्ट ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ये चाबी, इसमें ऑलमोस्ट 11 फंक्शन आते हैं, लॉक, अनलॉक, ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट और टाटा इसको बोलता है समन फंक्शन, यानी कि आप गाड़ी के बाहर खड़े खड़े इसको फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं इन अ टाइट पार्किंग स्पॉट। उसी के साथ जो दोनों ही सीट्स हैं ये पावर एडजस्टेबल हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। ये बड़ा टच स्क्रीन 14.53 इंचेस का ये सैमसंग नियो QLED डिस्प्ले है। इसकी क्वालिटी काफी खास है। मैप्स के साथ ही आता है, लेकिन उसी के साथ आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी तकनीकी सुविधाएं भी यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी जाए तो वही 10.25 इंच का यूनिट आपको देखने को मिलता है, विच वी हैव ऑल्सो सीन इन द डीजल वेरिएंट्स ऑफ द हैरियर। अब हैरियर ईवी में आपको 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है, लेकिन बटन 360 डिग्री कैमरा का ही मिलता है। चलिए देखते हैं। दिस इज हाउ योर 540 डिग्री कैमरा कम्स इन। इट ऑल्सो कम्स विद अ ट्रांसपेरेंट चैसी, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर योर कैमरा व्यूज, which will be helpful when you're going off-roading. So this is not EV specific, but this dial which was earlier working just for the traction modes or the drive modes, it has now become very useful, क्योंकि अब इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो 6 आपको यहाँ पे टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। So you get a normal mode, then you get grass snow, you get mud ruts, then you also get a rock crawling mode over here and a custom mode where you can select the settings that you want. उसी के साथ जो ये armrest है, this is cooled now, so you can chill your drinks over here. Panoramic sunroof आपको पहले भी मिलता था, अभी भी मिल जाता है, but the neat touch that is coming straight from the Range Rover is this new IRVM, जिसमें आपको अब डिस्प्ले मिल जाता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ रेयर व्यू मिरर, सो दिस वर्क्स इन टैंडम विद अ कैमरा दैट इज माउंटेड ऑन द शार्क फिन एंटेना। स्टीयरिंग व्हील वही सेम है, अपहोल्स्ट्री का कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है, बट द गुड बिट इज that the Harrier EV certainly feels new, and that is largely because of the new textures that are used on the dashboard. Now the rear seat, it is roughly the same, but I'll quickly give you a glimpse of the boot space. So in the Harrier EV, because of the larger battery pack, the boot has been slightly raised. I mean, this floor is slightly raised. Now the boot volume stands at 502 liters. लेकिन 60-40 split आपको rear seats के लिए मिल जाता है, and with the seats folded down, you get 999 liters of trunk volume. Now also I'll brief you on safety front. तो आपको 7 airbags मिल जाते हैं यहाँ पे, level 2 ADAS मिल जाता है, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, इनफैक्ट DVR जैसे फंक्शन भी अब आपको हैरियर में मिल जाते हैं, but only in the electric avatar as of now. Well, the brand has retained the comfortable rear bench on the Harrier EV as well. आपको ये adjustable headrest मिल जाते हैं, but उसी के साथ अब आपको यहाँ पर मिलते हैं 265 वॉट के
चार्जिंग पोर्ट्स। अब आपको हैरियर ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं, एक 65 किलोवाट, एक 75 किलोवाट आवर का। और अगर रेंज की बात करी जाए तो 627 किलोमीटर की लगभग आपको क्लेम्ड रेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उसी के साथ 234 हॉर्स पावर का पीक पावर आउटपुट मिलता है और 504 न्यूटन मीटर का आपको मिलता है पीक टॉर्क। इसी के साथ गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार 6.3 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिल रहा है तो आपको 6 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, और ऑल व्हील ड्राइव लेआउट में आपको मिलते हैं 4 ड्राइविंग मोड्स। उसी के साथ आपको मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स अगर आप एक रेयर व्हील ड्राइव लेआउट प्रेफर करते हैं इस गाड़ी को खरीदते वक्त। टाटा मोटर्स का ये भी कहना है कि इस गाड़ी में 250 किलोमीटर की रेंज सिर्फ 25 मिनट में की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज भी मिल जाती हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स इज ऑल्सो सेइंग कि इस गाड़ी में आपको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पनिंग मिलती है, जिसकी बदौलत गाड़ी की हैंडलिंग और ऑफ-रोडिंग प्रॉवेस काफ़ी उभर के बाहर आती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ है 2025 ESG एडवेंचर। जी हाँ, ESG की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल को एक और अपडेट मिला है और कई सारे बदलाव मिलते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन चेंजेस की बात करते हैं, तब फ्रंट एंड देखेंगे तो डुअल LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है। जो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट है वो हाई बीम के लिए है और जो नॉर्मल LED हेडलाइट है वो लो बीम के लिए है। फिर बात करेंगे रैली स्टाइल हाई माउंटेड ADB ब्रेक की, बड़ा कूल लगता है, बहुत ही पर्पसफुल लगता है। उस चांस मोटरसाइकिल का बहुत ही बढ़िया शानदार लगता है। और साइड में आते हैं, ये जो मेटल केजिंग आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हुए हैं, और जो इंजन बैश प्लेट है वो भी नया दिया गया है मोटरसाइकिल में। और इंजन की बात करें तो 324 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, करीब 28 हॉर्स पावर और 30 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क बनाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। और डायमेंशंस की बात करें तो 815 mm का सीट हाइट है और साथ ही में 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ESD बोलते हैं बेस्ट इन क्लास है। और इस मोटरसाइकिल का वजन है 187 kg, जो हिमालयन से कम है। और अगर इसके रियर डिज़ाइन की बात करें तो अगर आप इस तरफ नज़र घुमाएंगे तो रियर सेक्शन थोड़ा शार्प हो गया है, और साथ ही में जो ग्रैब रेल्स है उसका डिज़ाइन भी चेंज हुआ है। और जो ट्विन LED टेल लाइट सेटअप है बड़ा कूल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया और यूनिक लाइटिंग सिग्नेचर देते हैं इस मोटरसाइकिल को। 6 नए कलर्स में अवेलेबल है। बुकिंग्स आज से शुरू हो गई हैं, डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। और 2025 ESG एडवेंचर की कीमत शुरू होती है 2,15,000 से और जाती है 2,27,000 तक। और राइवल्स के मामले में ऑफकोर्स 390 एडवेंचर KTM की और रॉयल एनफील्ड हिमालयन दोनों से टक्कर लेती है ESG एडवेंचर। तो हम निकल पड़े हैं दिल्ली से एक ऐसी जगह की ओर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। दिल्ली से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है, तो यानी कि इस इलेक्ट्रिक जी वैगन के लिए आज एक टफ टेस्ट होने वाला है। I'll set the context here. I charged this electric G-Wagon last night to 99% for this early morning sprint. अब इसमें लगा है 116 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और कंपनी क्लेम करती है 473 किलोमीटर की रेंज। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में ये रेंज कितनी निकल के आती है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। Well, we are finally inching closer to our destination, Bassi Wood Resorts. Now this is a place right next to the river Ganga and it is surrounded by forest and good trails. And as we are inching closer, we are hitting sections of bad roads and soon we'll be hitting trails. So let me tell you that EQG keeps your confidence intact with 4 individual motors on all ends, which also get 2-speed gearbox. In fact, low range is available for all the hardcore stuff that you want to do with it. अब G63 AMG के मुकाबले यहाँ पर आपको 250 मिलीमीटर की ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है, और अगर किसी ट्रेल में फंस जाओ तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाड़ी जगह पर ही यू टर्न कर सकती है with the G-turn facility and you will come back safe. और हाँ, अपनी इस डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते अब गाड़ी का चार्ज बचा है 68%,
वी हैव ट्रैवल्ड ओवर 157 किलोमीटर्स और अभी ये रेंज दिखा रही है ऑलमोस्ट 328 किलोमीटर्स की। अब सामने की ओर आपको एक नया बम्पर मिलता है विद डिफरेंट एयर इनटेक्स। ऑल्सो द बॉनेट इज रेज्ड अप नाउ and the A-pillars and rear spoiler, they are recalibrated for better aerodynamics. जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो डीजल जी वैगन के मुकाबले अब घटकर 0.44 पर आ चुका है। आपको सामने की ओर LED सराउंड ग्रिल नहीं मिलती है जो कि इंटरनेशनल मॉडल्स में हमने देखी थी। इनफैक्ट इंडिया स्पेक मॉडल में आपको चार्जर बॉक्स भी नहीं मिलता है। एक्सटीरियर्स की तरह इंटीरियर में भी आपको कुछ खास फेरबदल देखने को नहीं मिलते हैं। You still get this iconic grab handle on the co-driver side and two 12.3-inch screens serving as instrument cluster and touchscreen infotainment unit. उसी के साथ boot space में अब 20 लीटर कम वॉल्यूम स्पेस आपको मिलेगा in comparison to the G63 AMG. Now we are heading back to Delhi and currently I have 61% charge left with me and the range it is showing right now is 282 kilometers. बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर हर व्हील के लिए अलग मोटर का इस्तेमाल किया गया है। तो टोटल पावर आउटपुट निकल के आता है 567 HP और 1165 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकल के आता है। लिहाजा ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार से 4.7 सेकेंड्स में पकड़ लेती है। अब ज़्यादा सोचो मत, मैं आपको बता देता हूँ G63 यही काम करने के लिए 4.3 सेकेंड्स लेती है, तो कोई खास बड़ा फर्क यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। लेकिन टॉप स्पीड यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर लिमिट की गई है, yes at 180 kmph. With its size, it is tough to maneuver G-Wagon in tight spaces. It cruises comfortably though. हालांकि राइड थोड़ी सी रोली पोली जरूर आपको लग सकती है when you are hitting the link roads around villages, because sometimes it takes up the bumps too sharply and that intrudes into the cabin. Thanks to 4 level of regenerative braking, dropping anchors is not a tough task on the electric G-Wagon. As the trip is coming to an end now, I'm still left with 212 kilometers of range. And by the way, we have covered 252 kilometers in total from the point where we charged the car to 99%. अब देखा जाए तो इस गाड़ी ने हमें 4.03 किलोमीटर पर यूनिट का एवरेज दिया है और अभी भी 44% चार्ज हमारे पास बाकी है, यानी कि रियल वर्ल्ड रेंज जो गाड़ी की निकल कर आती है दैट इज क्लोज टू 460 किलोमीटर्स। अब आपको इसे खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये गाड़ी G63 AMG के मुकाबले में लगभग 65 लाख रुपए सस्ती है। अब आपको परफॉर्मेंस तो सिमिलर मिल ही जाती है, बट ऑन अ स्लू ऑफ कार्ड्स this one is more capable than the G63 AMG. But is it the best G-Wagon so far? I'll leave that debate on to you guys, because I think this is by far the most practical and most sensible G-Wagon could ever be. Going off-road is something that I love doing, and with these two motorcycles, I feel like a kid in a candy store. But before we begin kicking up some dirt, let me tell you about a few quick facts on both these motorcycles. Starting with the KTM, it has a curb weight of 182 kg. The Himalayan is significantly heavier at 196 kg. The KTM 390 Adventure has a seat height of 830 mm, and the Himalayan has a seat height which ranges from 825 to 845 mm, right? Both motorcycles get 21-inch tubeless spoke wheels up front and a 17-inch unit at the rear. Again, the KTM has a ground clearance of 237 mm. The Himalayan has a ground clearance of 230 mm. Well, with these numbers out of the way, let's kick up some dirt. So how do both these motorcycles perform off-road? Let me tell you about the KTM 390 Adventure first. It is 14 kg lighter than the Himalayan. It's significantly easier to handle when going over the rough stuff,
and it has a narrow waist. Also, it has a single piece seat, so moving around is very easy. KTM also has a sharper throttle response, but still friendly. But the proverbial chink in its armor is the fact that the suspension is not that pliant. When you're taking jumps and all, it bottoms out really easily, and when you're going over rocky terrain, this doesn't feel as settled as the Himalayan. Has sharper brakes as well, and of course lots of electronics on offer like switchable ABS, switchable traction control, which save you from falling over. On the other hand, the Himalayan feels a lot more stable and solid when trying to attempt the rough stuff. The Shava suspension on the Himalayan is near magical. It feels so settled even when you take jumps or go over rocky terrain. It feels very planted and gives you a lot of confidence. The Himalayan feels more settled, more planted, and it is also the more comfortable of the two if you are going to do off-road riding for long periods of time. The KTM 390 Adventure is powered by a 399cc LC4C single-cylinder engine, delivering 45 horsepower at 8500 rpm and 39 Nm of torque at 6500 rpm. The engine offers a lively performance, especially at higher revs, making it suitable for spirited riding, particularly on the highway. The Royal Enfield Himalayan 450, on the other hand, is equipped with a 452cc liquid-cooled single-cylinder engine producing 39 horsepower at 8000 rpm and 40 Nm at 5500 rpm. Its strength lies in the ample mid-range torque, offering a relaxed and a tractable performance ideal for long-distance touring. Both motorcycles are almost evenly matched. The Himalayan feels slightly top-heavy, so it takes more effort to lean into a corner, while the KTM, well, its typical Austrian genes come shining through, and this hand is almost like the scalpel that the 390 Duke is. And apart from that, if we were to talk about the gearbox performance, well, thanks to the quick shifter on the KTM 390 Adventure, the gearbox feels very nice. It's very soft, buttery smooth. On the Himalayan, the gearbox feels a little clunky. Even though it has a slip and assist clutch, but the KTM offers better gearbox performance, and even the clutch feel is lighter. The clutch on the Himalayan is heavier. The KTM 390 Adventure showcases a rally-inspired design with sharp lines, a high-mounted front fender, and a minimalist rear section. Its tall stance emphasizes its off-road intentions. In contrast, the Royal Enfield Himalayan 450 retains its utilitarian charm but with modern enhancements. The design is more subdued, but it comes across as a bigger motorcycle than the 390 ADV. The KTM easily edges out the Himalayan in terms of features. To start with, the KTM 390 Adventure gets cruise control, which is a boon on long rides. There's a 5-inch rectangular TFT console along with Bluetooth and app connectivity and access to all the riding modes. The controls are far more intuitive, and KTM also allows you to switch off ABS and traction control entirely. The Himalayan, on the other hand, has a circular TFT dial and offers Google Maps integration, but that is not entirely feasible. The KTM 390 Adventure is a tech-laden, very focused off-road machine capable of tackling tough terrain, and also if you throw in the advanced electronics and its light and nimble handling, it makes for a very good buy in the sub 500cc segment. But where it loses out is the price. At 3,68,000 rupees ex showroom, it is almost 70,000 rupees more expensive than the Royal Enfield Himalayan. Conversely, if you prioritize comfort and long distance touring, because remember, the Himalayan gets a much bigger fuel tank than the KTM 390 Adventure. Also, it's much more comfortable. The suspension is really plush, and it's priced at 2,98,000 rupees for the top spec variant, right? So overall, well, if you want hardcore performance and off-road capability, is the KTM 390 Adventure, which should be a choice. But if you want a motorcycle which is meant for relaxed riding and touring, then the Royal Enfield Himalayan makes perfect sense. What are you doing to make sure that that the service level of entire Tata Motors dealership network improves? No, I think customer experience has to be at the top, and there has been some issue in the last few years
To a great extent, last 1 year has been a significant improvement on this aspect. But let me just talk about the issue that we faced is one that we grew 4.5 times as a company, which was unparalleled. Nobody else was able to grow this level from a 4% market share to nearly 14%. And while we had planned for the service capacity according to that growth, but there were certain cities where the growths were much higher than what we anticipated. And therefore it led to a lot of capacity issue and therefore customer experience issues. And therefore in the last 1 year we have done a massive work on this aspect. And rather than focusing on just the service center expansion, we rather focused our attention in terms of increasing the number of bays for service. And that nearly 1300 bays we added last year. Our service flow had increased from 1.5 lakh per month to nearly 4.5 lakh per month. We identified about 20-21 hotspot cities where this problem had aggravated a lot. We have been able to completely overcome in these 17 cities. Still 4 are to be solved in this year, which in the next few months we should be able to. We have taken additional cities where we have to increase the capacity. So I think this issue will be behind us. We have gone for massive modernization steps, improving the flow within we have done Kaizen events within the workshops to improve that aspect. There used to be repeat complaints, which with the new technologies, our technicians were not able to diagnose the problem so well. And a lot of steps we have taken there, use of AI tools, supporting the diagnostics tool to spot the problem faster. We have given technical help desk support from our engineering team where technicians can directly talk to them. And this has led to significant improvement in the repair, repeat complaints. We have seen your products at Bharat Mobility Expo earlier this year. Talk through the journey so far and how do you plan to come to India and what would be your product strategy? We would like to launch our product very soon. We open the booking mid of June and certainly we will announce the price very soon. Together with that, we would like to invite you to the grand opening of our factory and then we invite you again for the test drive in India, no more in Vietnam. And certainly the car will reach to the customers before the festive season. That is guaranteed. Well, 2 products you have lined up for this year, VF7 and VF6. Correct. The rationale behind choosing those products for India to start off and what other products can we expect in months to come? The rationale to launch VF7 and VF6 because we want to position ourselves as the premium car maker. In the States, we launched VF8 in America and in Canada. And also in the Middle East, we also launched VF8. In Asia, in European Union, we also launched our VF8. And in the Philippines, we launched our VF9. So for India, we want to start up with VF7 in order to position ourselves as a very good and high-end premium car. And this year we launch products VF6 and VF7 and early next year we start launching our VF3 and then VF5 and then we also have 7-seaters too and down the line there are more models to come. Well, that's all for today. I hope you liked the show. You can continue watching auto related content on our YouTube channel NDTV Auto. Don't forget to subscribe and press that bell icon so that you get notified every time we upload a video. I will see you next week. Till then, drive safe, ride safely. Bye bye.